हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 बिजनेस स्टडीज का कुछ चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस लेक्चर में हम 3 चैप्टर लिए हैं जो कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि बिल्कुल 2026 में आपका एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ उसका आंसर इंग्लिश में और साथ साथ में बंगाली में लेके आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। आप लोग हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में हमारे साथ ही पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आपके हाथ में टाइम नहीं है, परसों आपका एग्ज़ाम है। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूँ। चलिए भाई, आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ तो जरूर दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर ही लेते हैं, है ना। फिर साथ साथ में हमें थोड़ा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी करके रखें। ठीक है भाई, चले फिर शुरू करते हैं फटाफट। टाइम ना वेस्ट करके हमारे साथ साथ आप भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं BSTD, तो साथ साथ में पढ़ लीजिए। ठीक है भाई, चलिए पहले शुरू करते हैं स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आ सकता है उसको लेके आज पहले डिस्कस करें। उसके बाद 3 और 4 मार्क्स के लिए भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। चलिए पहले आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ सकते हैं। क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग द future requirements of manpower in an organization and taking necessary steps to meet that requirement। सिंपल, ह्यूमन रिसोर्स क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जो फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर में कितना एम्प्लॉइज, मैन पावर कितना रिक्वायरमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके लिए जो स्टेप्स, जो एक्शन लेना है उसका बंदोबस्त करते हैं। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं बोलेंगे, अब स्क्रीन्स में है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो लोग बंगाली में लिखने वाले हैं उसके लिए बंगाली भी है, बंगाली में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए। जैसे मानव सम्पद परिकल्पना हलो भविष्यते प्रतिष्ठाने कतजन एवं की धरनेर कर्मीर प्रयोजन हबे ता पूर्वानुमान करे सेई अनुयायी व्यवस्था ग्रहण करा। ठीक है, तो आमी बांगलाओ दिए दिएছি साथे साथे, তোমরা বাংলাগুলো স্ক্রিনশট করো। এখন তোমাদের হাতে সময় নেই লেখার মতো, তোমরা স্ক্রিনশট करो और पढ़े फैलो। ठीक है, एगुलो खूब ही इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। हम पूरा क्वेश्चन आपको दिखाते रहेंगे और थोड़ा समझाते भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एम्प्लॉयज ट्रेनिंग क्या होता है। व्हाट इज एम्प्लॉयज ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज ट्रेनिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर प्रेजेंट जॉब इफेक्टिवली। मतलब जो एम्प्लॉयज ट्रेनिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एम्प्लॉयज है उसका स्किल, उसका नॉलेज को बढ़ाते हैं कि वो एफिशिएंसी, मतलब अपना एफिशिएंटली जो काम वो अभी प्रेजेंटली कर रहे हैं वो एफिशिएंटली कर पाए। ठीक है भाई, ठीक है। কর্মীদের প্রশিক্ষণ হলো কর্মীদের বর্তমান কাজ ও দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। ঠিক আছে, ओके, चलिए आगे बढ़े। 2 इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करने का 2, ये एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, लॉन्ग में हमने भी डिस्कस किए हैं। 2 मार्क्स में आगे आएगा तो ऐसे 2 सोर्स के लिए आपको पूछ सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, एक होता है प्रमोशन, जो लोअर लेवल में थे उसको हायर लेवल में प्रमोशन कर दो, फिर वो जगह आपका भर जाएगा। दूसरा और क्या हो सकता है, और एक हो सकता है ट्रांसफ़र, जो किसी और ब्रांच में थे आपने उसको ट्रांसफ़र करके किसी और ब्रांच में भेज दिए। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, आप रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट करके। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग रिफर्स टू ट्रेनिंग गिवन टू एम्प्लॉयज आउटसाइड द एक्चुअल वर्क प्लेस। वर्क प्लेस से बाहर उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब काम करते हुए नहीं, काम के बाहर उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, जॉब से बाहर उसको ट्रेनिंग किया जा सकता है तो उसको हम बोलेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो कि कहाँ पे हो सकता है, जैसे क्लासरूम में हो सकता है। ठीक है, ये ट्रेनिंग क्लासरूम में थियोरिटिकल नॉलेज एंड स्किल देने के लिए होता है जनरली। ठीक है भाई, बंगाली भी है, कीजिए स्क्रीनशॉट और पढ़िए। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मतलब आपस में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी है, हमने थोड़ा सा शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस किए हैं। 2 नंबर में आएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा।
क्या है, ट्रेनिंग फोकस ऑन इम्प्रूविंग स्किल्स एंड प्रेजेंस परफॉर्मेंस, whereas development aims at overall growth and future responsibilities। ठीक है भाई, ये इनके आपस में डिफरेंस है। 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सो ट्रेनिंग इज शॉर्ट टर्म बट डेवलपमेंट आपका लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। ठीक है, क्लियर है भाई। ज़्यादा हमने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि कम शॉर्ट क्वेश्चन ही लिए, क्योंकि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने 3 और 5 मार्क्स में लिए है ना, उसके अंदर से भी फिर दोबारा उसी के अंदर से आपको 2 आपको एडवांटेज लिखिए, 2 डिसएडवांटेज, इस तरह से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका मतलब आप 3 एंड 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लेंगे, उसके अंदर से भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन हमने लिए हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं, आएगा। ठीक है भाई, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉमन जरूर मिलेगा, आप जरूर पढ़िए। ठीक है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन 3 एंड 5 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया आपको, सेम क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में दिया जाए तो 5 पॉइंट्स लिखिए, अगर 3 मार्क्स में दिया जाए तो आपको 3 पॉइंट्स लिखिए। हमने शॉर्ट करके इतने सही पॉइंट लेके आपको डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किए। ठीक है, आपको याद ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। 3 मार्क्स है 3 पॉइंट लिखिए, 5 मार्क्स है 5 पॉइंट्स लिखिए, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा अगर अच्छे तरीके से लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है डिस्कस एनी 5 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को रिक्रूट करने का 5 ऐसे सोर्स है जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट कीजिए, बंगाली में भी है साथ में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स हायरिंग एम्प्लॉयज बाय पुटिंग अप ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। आप नोटिस बोर्ड में नोटिस लगा दीजिए तो ऑर्गेनाइजेशन का और फैक्ट्री के गेट में। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्रोच द एम्प्लॉयर डायरेक्टली फॉर द जॉब। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा वो देखेंगे, नोटिस देखेंगे और आपको आके जॉब के लिए अप्लाई करेगा। दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर अनस्किल्ड लेबर। जनरली स्किल लेबर के लिए ऐसे प्रोसेस में नहीं होता है, ये सिंपल एंड क्विक इकोनॉमिकल प्रोसेस है, ये अनस्किल्ड लेबर के लिए जनरली होता है। ठीक है भाई, स्किल लेबर के लिए ये प्रोसेस नहीं चलता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज अ गवर्नमेंट ऑफिसेज दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड सुटेबल कैंडिडेट्स। गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप अपना नाम लिख के रखिए, है ना, अपना नाम को वहाँ पे लिखवाइए, फिर उसके बाद अगर कोई जॉब ऐसे रहेंगे तो फिर जो एम्प्लॉयर्स है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आपको ढूंढ सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बताएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट करके पढ़िए क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, काफ़ी सारे चैप्टर्स हमें कवर करना है। नेक्स्ट और क्या है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज अ पॉपुलर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वैकेंसीज आर पब्लिश इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, इसमें दिया जाता है, टेलीविजन में या ऑनलाइन पोर्टल में। उसके बाद जो लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट होता है वो अट्रैक्ट होता है और एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसके बंदोबस्त किया जाता है, उसको रिक्रूट करने का बंदोबस्त किया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या और क्या प्रोसेस हो सकता है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, है ना, जो अभी भी बताया आपको। जैसे प्रमोशन मीन्स अपॉइंटिंग, प्रमोशन का क्या मतलब होता है, प्रमोशन मीन्स अपॉइंटिंग एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है उसको हायर पोजीशन में आप प्रमोट कर दिए। और ट्रांसफर का मतलब होता है किसी और ब्रांच में आपका काम कर रहे थे उसको लेके आप इस ब्रांच में जाके डाल दिए, या तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े, इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मतलब कीजिए आप। कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट रेफर्स टू सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। आपको पता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कैंपसिंग होता है, तो फिर आप वहाँ जाके जो एम्प्लॉयर है वो अपने तरीके से जो पसंद है फ्रेशर्स कैंडिडेट को वहाँ से उठा के लाते हैं आपके काम के लिए इंटरव्यू के थ्रू। ठीक है भाई, ये एक तरीका है जिसमें कैंपस इंटरव्यू करके जैसे मतलब एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए जनरली क्या होता है, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होता है, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है, जैसे बीटेक हो गया, एमटेक, इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो जहाँ पे एमबीए बीबीए ऐसे होते हैं, तो वहाँ से जनरली क्या होता है, इस तरह से कैंपसिंग इंटरव्यू होता है और कैंपसिंग के थ्रू यहाँ पे एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने का क्या जरूरत है भाई, एम्प्लॉयज़ को क्यों ट्रेनिंग देते हैं, इसका क्या ज़रूरत है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज एफिशिएंसी। भाई अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे वो अच्छे, उसका स्किलफुल हो जाएगा, वो नॉलेजेबल हो जाएगा, तो उसका क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है भाई, रिडक्शन
रिडक्शन ऑफ एरर्स एंड एक्सीडेंट्स। अगर एम्प्लॉयज़ को अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देंगे तो उसको समझ में आएगा कि मेथड क्या है, कैसे काम करना होता है, तो वो सेफली अपना काम करेगा, तो फिर सेफ्टी भी रहेगा, उनसे द्वारा कोई मिस्टेक होने का चांसेस भी कम रहेगा, तो इसलिए एक्सीडेंट भी कम होगा। ठीक है भाई। और क्या हो सकता है, जैसे कि बेटर यूज ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। थ्रू ट्रेनिंग एम्प्लॉयज लर्न हाउ टू हैंडल एंड मशीन्स, मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली। तो वो अच्छी तरीके से उसको बेटर यूज कर सकते हैं मशीन एंड टेक्नोलॉजी को, क्योंकि उनको उसके बारे में अच्छा नॉलेज दिया जाता है ट्रेनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्या बोला गया भाई, अरे भाई कहाँ भाग रहे हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड मोरल। ट्रेनिंग इंक्रीज एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। ट्रेनिंग के द्वारा अगर ट्रेनिंग देते हैं तो एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन आता है और साथ साथ में कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए, और एक उसके अंदर बेटर लॉयल्टी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है कि भाई उसने सिखाया, काम सिखाया, तो फिर उसके ऊपर हमारा भी तो थोड़ा कुछ बनता है ना। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को लॉयल्टी बनता है, कहाँ, किसके लिए, एम्प्लॉयर के ऊपर। चलिए और आगे बढ़े। और क्या हो सकता है, एडप्शन टू चेंज इन मॉडर्न बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स चेंज रैपिडली। हर चीज़ चेंज होता रहे, तो अगर प्रॉपर तरीके से उसको ट्रेनिंग दिया जाए तो कोई भी चेंजेज आया, कोई भी नए मेथड आया तो एम्प्लॉयज़ को अडॉप्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए और आगे बढ़े। Overall growth of organizations, skill and trained employees contribute to higher productivity and profitability. Therefore, जनरली होता है जो स्किलफुल होगा एम्प्लॉय तो हायर प्रोडक्टिविटी होगा उनका, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम दिए हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिस्कस। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स HRM इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट, है ना, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपेरिजन ऑफ द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम। तो अब मीनिंग ऑफ फाइलिंग ऑफ ह्यूमन वैकेंसी, इसका क्या मतलब होता है? फाइलिंग ऑफ वैकेंसीज मीन्स अपॉइंटिंग सुटेबल कैंडिडेट्स टू वैकेंट पोस्ट। जो खाली जगह है ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे प्रॉपर पर्सन्स को जो सुटेबल है उस काम के लिए, उसको लायक है जो, उसको यहाँ पे बैठाना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए करना पड़ता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एम्प्लॉयज टू एंश्योर स्मूथ फंक्शन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है भाई। नाउ रिक्रूटमेंट एज अ फंक्शन ऑफ HRM। ये रिक्रूटमेंट का जो काम है ये HRM का एक फंक्शन है। कैसे? रिक्रूटमेंट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ HRM, है ना। द HRM आइडेंटिफाइज द नीड फॉर मैन पावर, अरेंज सुटेबल कैंडिडेट एंड थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ये HRM का काम होता है। फाइव रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्या है भाई? सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। आफ्टर रिक्रूटमेंट HRM का क्या काम है भाई? आफ्टर रिक्रूटमेंट HRM conducts selection and appoints the most suitable candidates for the right job. ठीक है भाई। तो प्रॉपर प्लेसमेंट एंश्योर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। विदाउट प्रॉपर फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज बिजनेस एक्टिविटीज में सफर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। मैन पावर शॉर्टेज रहेगा तो काम कैसे बनेगा? सो एफिशिएंट HRM ensure that vacancies are filled timely and maintain smooth operations. ठीक है भाई, क्लियर। सो हम क्या बोल सकते हैं कंक्लूजन में, क्या बोल सकते हैं? Thus filling up of vacancies is an essential part of human resource management as it is ensure availability, suitable employees to achieving organizational goal. क्लियर है भाई, क्लियर। चले आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखिए क्या है।
डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। स्टेप्स क्या है, आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा, आगे पीछे नहीं करना है आपको, ठीक है भाई। चलिए पहला काम क्या होगा, क्वेश्चन देख लिया आपने, डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज, कोनिपद पूरणे ধাপগুলি বর্ণনা করো, ঠিক আছে। चलो देखिए আমরা आगे जाइए। सो मैन पावर प्लानिंग, फर्स्ट काम क्या होगा, फर्स्ट काम आपका होगा मैन पावर प्लानिंग करना पड़ेगा। मीन्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी इज टू प्लानिंग मैन पावर, कितना मैन पावर लगेगा, कौन सा लेवल का मैन पावर लगेगा, स्किल अनस्किल कितना लगेगा, उसका एक प्लान पहले करना पड़ता है। नेक्स्ट काम क्या होता है, नेक्स्ट काम होता है रिक्रूटमेंट। मीन्स रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एंड अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट जो फॉर द वैकेंट पोस्ट, वैकेंट पोस्ट जो है उसके लिए सुटेबल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना, ढूंढ के लाना कि भाई वो अप्लाई करे, आपके पास अप्लाई करे जॉब के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन इन्वॉल्व चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द अमंग द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट करेगा उसमें से मोस्ट सुटेबल पर्सन जो है, जो एप्लीकेंट है उसको चूज करना है। उसके बाद क्या करना है, उसको प्लेसमेंट देना है। प्लेसमेंट मीन्स असाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू ए सुटेबल जॉब और डिपार्टमेंट में काम पे लगाना। उसके बाद क्या काम है भाई, उसके बाद है ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। आफ्टर प्लेसमेंट एम्प्लॉयज आर गिवन ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन टू मेक देम फैमिलियर विद द जॉब, जॉब के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए फैमिलियर करने के लिए उनको एक ट्रेनिंग और उसके साथ साथ ओरिएंटेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब है दास फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज आर सिस्टमेटिक प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, लेकिन क्या करें, कोई चारा नहीं, आपका एग्जाम है, ठीक है। चलिए इसलिए हमको भागना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंशन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या क्या एक्सटर्नल सोर्सेज है जहां से हम रिक्रूट कर सकते हैं। पहले भी हमने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस भी किए हैं, वही सब पॉइंट्स है। जैसे कि एक हो सकता है आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप रिक्रूट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी किए हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, और क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आप ले सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल सोर्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से कैसे ले सकते हैं उसी के बारे में। और क्या हो सकता है, कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाके, कोई मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके या कोई टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में जाके, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाके फिर कैंपस इंटरव्यू करके हम रिक्रूट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के थ्रू, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है जो कि जॉब मतलब देने का काम करते हैं, बीच में एजेंसी का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके थ्रू भी ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे रिकमेंडेशन और रेफरेंस, समटाइम्स एम्प्लॉयज़ और अदर पर्सन्स कभी कभार कुछ सूटेबल कैंडिडेट को रिकमेंड करते हैं, उसके थ्रू भी ले सकते हैं हम। और क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, जो कि पहले भी हमने बताया कि दिस मेथड नोटिस दिया जाता है, उसके लिए अनस्किल लेबर जनरली लेने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स क्या है, अभी एक्सटर्नल हमने बताया, इंटरनल सोर्स क्या क्या है और उसका मतलब इंटरनल सोर्स से अगर किसी को लेते हैं तो एडवांटेज क्या मिलता है इसमें और डिसएडवांटेज भी क्या है, दोनों चीज़ हमको जानना है। चलिए क्या एडवांटेज, क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है, तो आप देखिए क्या एडवांटेज आपको मिल सकता है। एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्सेज क्या है, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि भाई उसको अगर लगता है कि हम और अच्छा काम करेंगे तो हमें ऊपर में बैठा दिया जाएगा, हमें क्या किया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा, तो इसके लिए वो काम करने में उसको मज़ा आएगा, तो काम अच्छा करेगा वो, मतलब उसको मोटिवेशन मिलेगा। इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग, इसमें क्या होता है कि भाई इंटरनली किसी को अगर उठा के आप बैठा दिए ऊपर लेवल में, तो आपको ये एडवर्टाइज करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आपका खर्चा भी कम होगा और टाइम भी बच जाएगा। और क्या है भाई, बेटर एडजस्टमेंट, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आर फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज़ भी पता है उनको, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट भी पता है, तो क्विक अपना पोजीशन को पकड़ लेगा, होल्ड कर लेगा, न्यू पोजीशन को क्विकली वो एडजस्ट कर पाएगा। और क्या है भाई, ग्रेटर लॉयल्टी, प्रमोशन, ट्रांसफर, डेवलप ए सेंस ऑफ लॉयल्टी, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक अलग से लॉयल्टी बनता है एम्प्लॉयज़ का, तो ये एक फ़ायदा होता है। चलिए ये होता है हमारा एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज भी है भाई, एडवांटेज जैसे डिसएडवांटेज भी है। क्या क्या डिसएडवांटेज है,
एक होता है लिमिटेड चॉइस, आपके पास चॉइस कम रहेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है उसी के अंदर से आपको चुन के कहीं मतलब हायर लेवल में बैठाना पड़ेगा। लेकिन आप बाहर से लेते थे, बहुत सारे ऐसे स्किल पर्सन्स को आप चुन सकते थे, बहुत सारे स्किल्स पर्सन से मतलब आप चुन सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल ही चॉइस का मौका कम मिलेगा। नेक्स्ट क्या है भाई, लैक ऑफ न्यू आइडियाज़। नए लोग आते, न्यू आइडिया आता, लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही जो लोग हैं उसको बैठाएंगे तो न्यू इनोवेशन और आइडिया आपको नहीं मिलेगा। और क्या हो सकता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई 10 एम्प्लॉय एक साथ काम कर रहे थे, एक ही लेवल में थे, किसी को एक को आप ऊपर बढ़ा दिए, मतलब प्रमोशन दे दिए, तो बाकी लोग रुट जाएंगे, आपस में लड़ाई हो जाएगा, दोस्तों में अपना झमेला हो जाएगा। भाई ये भी गलत है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है भाई, क्रिएट्स अनदर वैकेंसीज। व्हेन अगर आप नीचे वाले लेवल को लोगों को लेकर ऊपर में बैठा देंगे, फिर नीचे वाले पोजीशन में तो वैकेंसी हो गया ना, फिर दोबारा किसी कहीं से तो उठा के उसको फिर भी उसको भरना पड़ेगा। बात एक ही हो गया, तो फिर उसको लेके फिर कहीं आपको बंदोबस्त करना है। ठीक है, क्लियर है भाई। ये सब असुविधाएं आपको झेलना पड़ेगा अगर आप इंटरनली रिक्रूट करेंगे तो। नेक्स्ट आप आते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज को फिल करने का क्या जरूरत है, कितना इंपॉर्टेंस है ये काम। चलिए देखते हैं क्या जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। अगर आपका काम स्मूथली चलना है तो एम्प्लॉयज़ आपको प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा, मतलब सही टाइम पे सही एम्प्लॉयज़ आपका काम पे रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर काम इंटरप्ट होगा, तो मतलब आपका प्रोडक्शन हैम्पर होगा। तो स्मूथली काम करने के लिए आपको हर टाइम वैकेंसी को फुलफिल करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी। क्या होता है, व्हेन सुटेबल कैंडिडेट्स आर अपॉइंटेड टू द राइट जॉब, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है भाई, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एडिक्वेट स्टाफिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अचीव द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए हेल्प करता है। अगर अच्छा एम्प्लॉयज़ है तो आपका जो मतलब गोल है उसको पहुंचने के लिए, उसमें पहुंचने के लिए हेल्प होता है। नेक्स्ट क्या है भाई, रिड्यूसेस वर्कलोड। ई वैकेंसीज आर नॉट फिल्ड, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैव मोर वर्कलोड। ये एक्सेसिव वर्कलोड हो जाएगा, वो भी काम नहीं कर पाएगा। मेंटेन डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन एंड मोरल। प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ मोरल और मेंटेन ए डिसिप्लिन विद द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हम बहुत ही फास्ट जा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि हम बहुत फास्ट भाग रहे हैं, लेकिन क्या करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के आपस में लगता तो सेम ही है, लेकिन ये इनके आपस में कुछ डिफरेंस है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने लिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं लिए हैं, जो कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत ही चांसेस है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में आपस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेनिंग मीन्स इम्प्रूविंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर स्पेसिफिक जॉब, पर्टिकुलर एक जॉब के लिए। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़, फ्यूचर के लिए उनका ओवरऑल ग्रोथ हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। इट एम्स एट इम्प्रूविंग प्रेजेंट जॉब परफॉर्मेंस, प्रेजेंट जो जॉब परफॉर्मेंस उसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। और इट एम्स एट प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज़ फॉर हायर पोजीशन के लिए, इन फ्यूचर हायर पोजीशन के जाने के लिए उसको तैयार किया जाता है। नेचर क्या है भाई, नेचर इट इज़ शॉर्ट टर्म एंड जॉब ओरिएंटेड, और ये लॉन्ग टर्म एंड कैरियर ओरिएंटेड है। फोकस क्या है, इट फोकसेस ऑन टेक्निकल स्किल्स एंड स्पेसिफिक टास्क, और इट फोकसेस मैनेजरियल स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है भाई। नेक्स्ट, स्कोप क्या है, इट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर जॉब, और इट हैज़ वाइडर स्कोप रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है भाई, क्लियर है। चले आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस एग्जाम में, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब आने का चांसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जो अगर एक बाहर से हम लाते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा है और क्या हमें नुकसान पहुंचेगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेज क्या है, वाइडर चॉइस। आपके पास बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट मिलेगा जिसमें से आप चॉइस कर सकते हैं। और क्या है भाई, न्यू आइडियाज़। जैसे बाहर से लोग आएगा, नए नए आइडिया आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, इनोवेशन आएगा। और क्या फ़ायदा होगा,
क्वालिफाइड एंड स्किल एम्प्लॉयज आपको मिलेगा, मतलब थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑर्गेनाइजेशंस कैन रिक्रूट हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स एंड एक्सपीरियंस पर्सन्स को ले सकते हैं। और क्या है, नो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं तो अंदर में कोई एम्प्लॉयज़ का किसी के ऊपर कोई जेलसी फील नहीं होगा और दोस्ती रह जाएगा, दोस्ती नहीं टूटेगा। ठीक है भाई, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी आपको झेलना पड़ेगा। क्या डिसएडवांटेज झेलना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टली प्रोसेस, आपको ये रिक्रूट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है, एडवर्टाइजमेंट दो, इंटरव्यू लो, टेस्ट लो, ट्रेनिंग दो, बहुत सारे प्रोसेस है, उसके लिए बहुत सारे खर्चा होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, टाइम कंज्यूमिंग, ये सब प्रोसेस करने में आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा जिसमें आपको लेट हो जाएगा एम्प्लॉय मतलब रिक्रूट करने में। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, नए लोग आते हैं बाहर से तो जो पुराना लोगों के साथ कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट और कल्चर के साथ मैच नहीं हो पाते, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और क्या है, डीमोटिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, है ना, व्हेन हायर पोस्ट आर फील्ड बाय आउटसाइडर्स, तो जो लोग आपस में काम कर रहे थे, एक्सपीरियंस लोग थे, वो लोग डिमोटिवेटेड हो जाता है कि हम भी यहाँ इस पोजीशन में आ सकते थे लेकिन हमें क्यों नहीं दिया गया। ठीक है भाई। और क्या है, रिस्क ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, द ऑर्गेनाइजेशंस मे नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल कैंडिडेट लीडिंग टू रॉन्ग सिलेक्शन। कभी कभार क्या होता है, हमें नहीं पता होता ना उनके बारे में, तो कभी कभार रॉन्ग सिलेक्शन भी हो जाता है। अगर ये रॉन्ग सिलेक्शन हो गया तो ये गलत हो गया, फिर तो गलत लोग आपका ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, काम अच्छा होने से बजाय काम खराब भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका स्टाफिंग के ऊपर। इतने सही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं दिए हैं, इसके अंदर से आपको 3, 2 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर मिलना चाहिए। अब इसको करके जाएंगे तो जरूर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, स्टाफिंग खत्म, हम जल्दी भाग रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे डायरेक्टिंग। ठीक है भाई, डायरेक्टिंग में पहुंच गए। ठीक है, डायरेक्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले हमने लिए हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टिंग के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमने लिए, जैसे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन इज द मैनेजरियल फंक्शंस व्हिच गाइड्स, क्या करते हैं, गाइड, सुपरवाइजेज, मोटिवेट्स एंड इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉयज टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। সিম্পল। ঠিক আছে, বাংলাতেও দেওয়া আছে, দেখো নির্দেশনা হলো ব্যবস্থাপনার এমন একটি কার্য যা কর্মীদের নির্দেশ, তদারকি ও প্রেরণা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করে। ঠিক है, ঠিক আছে, चलो आगे जाइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मीन्स अ प्रोसेस पासिंग इंफॉर्मेशन, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड मैसेजेस पास ऑन होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। इट हेल्प्स इंक्रीजिंग क्रिएटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। सीधी सी बात, क्लियर? आगे चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे 1 एग्जाम्पल आपको बताया गया, लेकिन आपको अगर एग्जाम में आएगा इस तरह से तो 2 एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको, 2 मार्क्स आएगा। तो 1 एग्जाम्पल ऑफ नॉन फिनेंशियल मोटिवेशन इज एप्रिसिएशन और प्रेज फॉर गुड वर्क। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। चलिए और क्या हो सकता है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या है भाई, हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ हिस्ट्री ऑफ नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? किसने ये थ्योरी दिए हैं? द प्रोफाउंडर ऑफ द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी का जो प्रोफाउंड है वो कौन है? अब्राहम मास्लो, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन उसके ऊपर है, इस क्वेश्चन के ऊपर है, ये थ्योरी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज द प्रोसेस of stimulating people to act in order to achieve desired goals। जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन का उसको फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट करना कि भाई काम करो, भाई अपना काम करो, अचीव करने के लिए हमें करना पड़ता है। ठीक है, उत्साहित करना पड़ता है तभी जाके काम होता है। तो जिसमें एम्प्लॉयज क्या होता है, इनकरेज मिलता है एम्प्लॉयज़ को और एफिशिएंटली और अपने मन से काम करता है दम लगा के, जैसे आप लोगों को करना पड़ता है, करवाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, है ना। अभी जैसे हम बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा मोटिवेट होकर इसको पढ़ लोगे तो फिर एग्जाम में भी अच्छा रिजल्ट
हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए तो आपका रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन फिनेंशियल मोटिवेशन। भाई नॉन फिनेंशियल मोटिवेशन रिफर्स टू द इंसेंटिव्स अदर देन मनी, मनी छोड़ के, सच एज रिकॉग्निशन जो अभी बताया आपको, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी एंड गुड वर्किंग कंडीशन, ये होता है नॉन फिनेंशियल मोटिवेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इसमें 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चिल्ला चिल्ला के हमें पानी पीना पड़ेगा, अब बहुत ज़्यादा चिल्लाया हमने। चलिए भाई शुरू करें, ख़त्म करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, आपका एग्ज़ाम है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द फीचर्स ऑफ डायरेक्शन, मीन्स डायरेक्शन का फीचर्स क्या है। ठीक है, चलिए ये करके देख लिया क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये जो डायरेक्टिंग है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप एक बार डायरेक्शन का काम कर दिया छोड़ दिया ज़िंदगी भर चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग का काम चलता रहता है। और क्या है, परवेसिव फंक्शंस, क्यों ना, डायरेक्शन इज परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल में भी है, लोअर लेवल में भी है, मिडिल लेवल में भी है। तो ये हर जगह आपको डायरेक्टिंग का काम करना पड़ता है, तो इसलिए परवेसिव फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है भाई, ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन, मींस डायरेक्शन डील्स विद डायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्सेज। भाई कोई भी मतलब मशीन्स वगैरह उसको कंट्रोल करना इजी है, ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, हमें पता है, हम पढ़ाते हैं ना, हमें पता है कि बच्चों को मतलब ह्यूमन बींग्स ही है तो बच्चे है ना, उसको कंट्रोल करना कितना टफ टास्क होता है। ठीक है, सो इट फोकसेज ऑन गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है क्रिएटिव फंक्शंस। डायरेक्शन इज एन क्रिएटिव फंक्शंस बिकॉज इट कन्वर्ट्स प्लान्स इनटू एक्शंस, क्योंकि ये जो प्लान हमने करके रखा है, डायरेक्शन का काम है उसको बिल्कुल एक्शन में लाना। ठीक है, जो प्लान किए थे हमने उसको एक्शन में कन्वर्ट करने का काम है, किसका काम है, डायरेक्टिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, इंटीग्रेट्स एफोर्ट्स, मीन्स डायरेक्शंस coordinates with activities of employees and ensure unity of action. ठीक है, so it harmonizes individuals effort towards common objective। हर किसी का जो एफर्ट्स है उसको इकट्ठा करके कॉमन ऑब्जेक्टिव के द्वारा दौड़ाते हैं, भगाते हैं भाई। ठीक है, क्लियर, क्लियर है भाई। आंसर भी साथ में हमने दिया है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, इसको पढ़ लेंगे तो काम आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन भी मिल गया, आंसर भी मिल गया, आपको किताब खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो मेंशंस ब्रीफली द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, अच्छे लीडर होने के लिए उसका क्या क्वालिटीज होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। একজন ভালো বা উত্তম নেতার গুণাবলী কি থাকতে হবে, পরীক্ষায় এই কোশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট আসতেই পারে, আসবে। আমি সবই কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো নিয়েছি যেগুলোতে থেকে কোশ্চেন পরীক্ষায় আসবে, নিশ্চিত আসবে। ঠিক আছে, এগুলোর মধ্যে থেকেই কোশ্চেন আসবে, इसमें से ही क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस, ए गुड लीडर शुड बी इंटेलिजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, है ना, वो इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आसानी से समझ पाए। इंटेलिजेंस हेल्प्स इन टेकिंग प्रॉपर डिसीजन, उसमें उसको डिसीजन लेने में, राइट टाइम में राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या होना चाहिए उसके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई काम हम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं भाई, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इट एनेबल्स द लीडर टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड अदर इफेक्टिवली। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेट करने का क्षमता उसके अंदर अच्छे तरीके से होना चाहिए, है ना, तो आपस में अगर कम्युनिकेट करना नहीं आएगा क्लियरली तो काम नहीं बनेगा, तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स उसका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है भाई, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी क्रिएट्स ट्रस्ट अमंग फॉलोअर्स, जो आपको फॉलो करेगा, जो लीडर को फॉलो करेगा, अगर आपके अंदर वो ऑनेस्टी नहीं है तो फिर वो क्यों आपको फॉलो करेगा भाई, तो आपके ऊपर उनका कोई क्या नहीं बनेगा,
विश्वास नहीं रहेगा, ट्रस्ट नहीं रहेगा, तो फिर काम कैसे बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, एबिलिटी टू मोटिवेट। ए गुड लीडर कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू वर्क विलिंगली टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऐसे इंस्पायर करेगा, ऐसे मोटिवेट करेगा, खुद अपने मन से काम करने लग जाएगा, है ना, अपने मन से काम करना शुरू कर देगा। जैसे आप लोग अपने मन से काम करना शुरू कर दिए हमारे साथ, अपने मन से हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दिए, जरूर किए होंगे, है कि नहीं, नहीं तो पास कैसे होंगे, अच्छा रिजल्ट कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्या है भाई, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए लीडर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन एंड डिसीजन ऑफ द टीम, है ना, लीडर को ही लेना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीम का जो काम है, टीम का गलती है, सही है, जो भी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर आएगा, लीडर के ऊपर ही आएगा। लीडर ये नहीं बोल सकते हमें नहीं पता, हमने तो ऐसे नहीं किया, किसी और ने ऐसे किया है, ये आप लीडर कभी नहीं बोल सकते। उसको खुद कोई गलती भी होता है किसी मतलब सबऑर्डिनेट का, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेना पड़ता है। ठीक है भाई, क्लियर। अब आ गया दूसरा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर का क्या फंक्शंस होता है, क्या काम होता है, मीन्स একজন তদারককারীর কার্যাবলী কি কাজ তাকে করতে হয়, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट काम क्या है, गाइडिंग टू वर्कर्स। वर्कर को गाइड करना, कैसे काम करना होगा उसको इंस्ट्रक्शन देना और गाइड करना है। ठीक है, तो ये जैसे कि एम्प्लॉयज़ अपना वर्कर अपना प्रॉपर तरीके से अपना परफॉर्म कर पाए और ड्यूटी निभा पाए, इसलिए उनको गाइड करने का काम इनका है। ठीक है, नेक्स्ट है सुपरविजन एंड कंट्रोल। द सुपरवाइजर्स क्लोजली ऑब्जर्व द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज एंड इंश्योर दैट द टास्क आर कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू प्लान। जैसे प्लान किया है उसके प्लान के मुताबिक काम हो, वो उसको ऑब्जर्व करना है और जरूर उसको देखना है, इंश्योर करना है। सो ही मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड चेक परफॉर्मेंस। डिसिप्लिन मेंटेन रहे और काम जो हो रहा है, परफॉर्मेंस जो दे रहा है, वो सही परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं, वो उसको चेक करने का काम उनका है। ठीक है भाई, और क्या काम करना पड़ता है इन्हें, बहुत काम दे दिया इन्हें, है कि नहीं। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। ये मोटिवेशन वाला काम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ है भाई, है ना, जैसे स्टूडेंट्स है ऐसे एम्प्लॉयज़ भी है, पर स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते, एम्प्लॉयज़ काम करना नहीं चाहते, तो दोनों को ही मोटिवेट करना पड़ता है ना। तो अभी जैसे एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट किया जाए, तो सुपरवाइजर को करना पड़ेगा भाई। ऐसे सुपरवाइजर मोटिवेट वर्कर्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, है ना, करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे बनेगा। ही एनकरेजेस देम टू परफॉर्म बेटर एंड मेंटेन गुड मोरल। ठीक है, ये काम भी उसका है। देखा ना, लीडर होना इतना आसान नहीं है, जैसे टीचर होना भी इतना आसान नहीं है, स्टूडेंट को कितना पकड़ पकड़ के पढ़ाना पड़ता है ना, ऐसे लीडर होना भी इतना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट 4 में मेंटेनिंग डिसिप्लिन। द सुपरवाइजर इंश्योर्स दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉलोड बाय वर्कर्स। ये भी डिसिप्लिन मेंटेन करके चले, ये भी देखना है सुपरवाइजर को। ठीक है, हर चीज़ सुपरवाइजर को देखना है। तो एम्प्लॉयज़ क्या करेगा, वर्कर क्या करेगा फिर। नाउ रिपोर्टिंग टू हायर अथॉरिटी। द सुपरवाइजर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर के तरफ से कोई भी रिपोर्ट, उनका परफॉर्मेंस, उनका प्रॉब्लम, उनका सजेशन, ये सब हायर अथॉरिटी को उनको पास ऑन करना पड़ता है। ठीक है, maintaining good relations. He maintains cordial relations with workers and tries to solve their grievances. ठीक है भाई, he maintains cordial relations with worker के साथ अच्छा रिलेशन बरकरार रखे और कोई भी ग्रीवेंसेज आए उनका तो उसको तुरंत सॉल्व करे। ये काम सुपरवाइजर का है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी भागना है, आपको कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डिस्कस द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या बैरियर आ सकता है, कहाँ कहाँ से बाधाएं आ सकते हैं, मतलब बैरियर आ सकते हैं, है ना, रुकावट कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, কোথায় কোথা থেকে বাধা সৃষ্টি হয়, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কোনগুলো, কোন কাজগুলো, দেখা যাক একটা একটা করে। ফার্স্ট অফ অল ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার্স। फिजिकल बैरियर्स अराइज ड्यू टू डिस्टेंस, नॉइज, डिफेक्टिव कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट होने से फिजिकली ये सब बैरियर आ सकते हैं कम्युनिकेशन में। और क्या है भाई, नंबर 2 साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इमोशंस, फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब क्या होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्रिएट करता है। तो दिस प्रिवेंट्स रिसीवर फ्रॉम प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, है कि नहीं।
चलिए और आगे बढ़े। लैंग्वेज बैरियर्स, यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स और डिफरेंट लैंग्वेज में क्रिएट कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ये भी होता है, लैंग्वेज अलग अलग है, भाई समझ नहीं पाते। जैसे हम अभी हिंदी में बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बंगालीज है, उनको समझ में नहीं आएगा, है ना, समझ नहीं आ रहा किसी किसी बच्चे को। अगर हम बंगाली में बोले तो जो लोग हिंदी में पढ़ने वाले उनको समझ नहीं आएगा। ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ज़्यादा बैरियर्स है, ये लैंग्वेज बैरियर्स आता है इसमें। ठीक है भाई, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए भाई, हम क्या करें, हम बीच बीच में थोड़ा सा बंगाली भी बोल रहे हैं और हिंदी में भी बोल रहे हैं, चलिए क्या कर सकते हैं। ঠিক আছে, আমি বাংলায় বলছি, হিন্দিও বলছি, একটু মিক্সিং করে বলছি যাতে বুঝে নিতে পারো তোমরা। ঠিক আছে, चलो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग चेन ऑफ कॉमन एंड रिजिड रूल्स में डिस्टॉर्ट द मैसेजेस बिफोर द रीचेज द रिसीवर, है ना, ये सब रुकावट डालते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, पर्सनल बैरियर्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सच एज पुअर लिसनिंग स्किल, लैक ऑफ अटेंशन एंड पर्सनल बायस कैन हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, पर्सनल बैरियर भी आपको बाधाएं डालते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, चलिए मोटिवेशन क्या है, पहले भी पढ़ा है आपको मोटिवेशन। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन मीन्स टू प्रोसेस टू स्टिमुलेट इंस्पायरिंग एंड एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू वर्क विलिंगली एंड एफिशिएंटली अचीव दियर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को इंसिस्ट करना है ना भाई, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इट रिलेट्स ह्यूमन नीड्स, डिजायर्स एंड सेटिस्फैक्शन, सो इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर और परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्या है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। मोटिवेशन क्रिएट्स एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल अपना जो गोल है उसमें और जो ऑब्जेक्टिव है उसमें अचीव कर पाएगा इजीली। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन का क्या क्या टाइप्स मोटिवेशन है, मोटिवेशन का टाइप्स क्या है। मोटिवेशन में भी फिनेंशियल हो सकता है, जैसे सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, एंड नॉन फिनेंशियल भी हो सकता है, जिसमें रिकॉग्निशन, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, ये सब मिलेगा तो लोग काम करने में उसको मज़ा आएगा और काम अच्छी तरीके से करेगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए और आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमने बताया था आपको, मास्लोज थ्योरी पढ़ाएंगे आपको। मास्लोज थ्योरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आने का चांसेस है। मास्लोज थ्योरी हायरार्की, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास्लोज हायरार्की नीड्स थ्योरी प्रोफाउंडेड बाय अब्राहम मास्लो, जो अभी पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ह्यूमन नीड्स अरेंज्ड इन अ हायरार्की फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, सो अ लोअर लेवल नीड मस्ट सेटिस्फाइड बिफोर द हायर लेवल अराइजेज। एक लेवल अगर कंप्लीट होगा फिर जाके आपका दूसरा लेवल का नीड अपने इसमें आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है क्या है, लेवल। 5 लेवल है इसमें, 5 लेवल्स ऑफ नीड्स। क्या है, फर्स्ट लेवल क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स। These are basic needs such as food, water, shelter and clothing. नेक्स्ट आएगा आपका सेफ्टी नीड्स आएगा, जैसे इसमें इंक्लूड जॉब सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, डेंजर, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, सुटेबल स्टेबल इनकम। नेक्स्ट आता है सोशल नीड्स, इसके अंदर आता है रेफर टू द लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है भाई। फिर एस्टीम नीड्स, ये क्या होता है, इट इंक्लूड्स रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, स्टेटस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये चाहिए होता है। जब एक एक करके स्टेप आपका आता है तो दूसरा स्टेप आपके पास जरूर पहुंच जाते हैं। फिर लास्ट में क्या बोला गया है कि भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, दिस इज द हाईएस्ट लेवल नीड व्हिच रेफर्स टू अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल एंड पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एटी सर्वोच्च स्तरेर चाहिदा जा निजेर पूर्ण अर्जन, पूर्ण सामर्थ्य अर्जन और व्यक्तिगत विकास के बोझानो है। ठीक है, एखाने मास्लोज थ्योरीज हमें हायरार्कीटा दिए दिएছি, देखो यहाँ पे मास्लोज थ्योरी का हायरार्की हमने ऐसे दे दिए हैं। जैसे मास्लोज हायरार्की देखिए, पहले क्या होता है, साइकोलॉजिकल नीड्स, है ना, पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाएगा तो सेफ्टी नीड आएगा, सेफ्टी नीड फुलफिल हो जाएगा तो फिर आ जाएगा आपका सोशल नीड फुलफिल हो जाएगा तो आ जाएगा एस्टीम नीड, एंड लास्ट में जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड।
जब आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का जरूर इस तरह का एक आप पिरामिड बना दीजिएगा, ये आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है भाई, ये पिरामिड बना के आप करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। आगे पीछे आपको नहीं लिखना, अगर आगे पीछे आप कर देंगे स्टेप को तो मार्क्स नहीं मिलेगा भाई, स्टेप बाय स्टेप ही आपको जाना पड़ेगा। नीट जो है वो स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर चढ़ेगा, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लास्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविजन, सुपरविजन एंड डायरेक्शन में क्या अंतर है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू अचीव गोल्स, इसका काम होता है। ऑब्जर्विंग एंड मॉनिटरिंग द वर्क, इसका काम होता है। स्कोप क्या है, इसका स्कोप ब्रॉड है, कॉन्सेप्ट है, इंक्लूड सुपरविजन, और इसका नैरो कॉन्सेप्ट है, ये पार्ट ऑफ डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन एज ए फुल ये होता है उसका पार्ट। मैनेजमेंट लेवल टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, इसमें लोअर लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। नेचर क्या है भाई, नेचर इसका इंक्लूड लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, इसमें मेनली ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर्स अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और इसका एंश्योर्स वर्क इज डन प्रॉपर एज प्लान। ठीक है, प्रॉपरली एज प्लान। चलिए ये है डिफरेंसेस, और एक दो क्वेश्चन शायद है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स, पहले भी इसके बारे में डिस्कस हमने किए हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्कस और भी कर देते हैं। आर्थिक और अनार्थिक उद्दीपक बोलते আমরা কি বুঝি। फिनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है, फिनेंशियल इंसेंटिव रेफर्स टू दोज मॉनेटरी रिवार्ड्स गिवन टू एम्प्लॉयज टू मोटिवेट देम फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, दीज इंसेंटिव्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी, इसमें मनी मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है भाई, जैसे सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कम्युनिकेशन, प्रॉफिट शेयरिंग, इंसेंटिव एक्सेट्रा, ये सब। चलिए नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव क्या है, नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव रेफर्स टू दोज रिवार्ड व्हिच आर नॉट गिवन टू फॉर्म मनी और सेटिस्फैक्ट, जैसे बट सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। जैसे एग्जाम्पल रिकॉग्निशन, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, प्रेज, स्टेटस। ठीक है भाई, क्लियर। ये था आपका डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में जरूर इसके अंदर से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा इस चैप्टर, इस लेक्चर से। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिया हमने, 6, 7, 8 क्वेश्चन ऐसे करके डिस्कस किए, 5, 6 क्वेश्चन करके, तो इसी के अंदर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो चले फिर नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए अब आते हैं कंट्रोलिंग में, अब आते हैं कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर ही है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा कम क्वेश्चन है, इसमें जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बताया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या लिए जो 2 मार्क्स में आ सकते हैं, जैसे कि व्हाई इज कंट्रोल कॉल बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, क्यों इसको बोला जाता है, ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। कंट्रोल इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज इट हेल्प्स प्रिवेंटिंग फ्यूचर डेविएशन एंड इट इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज इट इज कंपेयर्स द पास्ट परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स, पिछले का जो स्टैंडर्ड है उसके साथ जो पास्ट परफॉर्मेंस उसको कंपेयर भी करते हैं, और भविष्य में ऐसे कुछ ना हो उसके लिए प्रिवेंशन मेजर भी लेते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है, कंट्रोल को बोला जाता है बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक कंट्रोल हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या हेल्प करता है, जरूर करता होगा भाई। यस, कंट्रोलिंग हेल्प्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स बाय इंश्योरिंग दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेज प्लान स्टैंडर्ड, जो प्लान करके रखे थे उसके साथ स्टैंडर्ड जो था उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच हो जाए, तभी तो जाके हम भाई ऑब्जेक्टिव पे पहुंचेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव जो है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल, एक ही बड़ा क्वेश्चन में भी आएगा, कंट्रोलिंग का बड़ा क्वेश्चन भी होगा जिसमें 5 पॉइंट्स रहेगा, अच्छे तरीके डिस्कस करेंगे। ये 2 पॉइंट्स है जो आपकी 2 मार्क्स में अगर दिया जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। इट एंश्योर्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, नंबर 2 इट रिड्यूसेज वेस्टेज एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्या है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ये क्या होता है, क्वालिटी चेक ऑफ रॉ मटेरियल्स बिफोर प्रोडक्शन,
ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ नेसेसरी। सिंपल, ठीक है। आगे चले, एडवांटेज ऑफ कंट्रोल, ये तो एडवांटेज ऑफ कंट्रोल लंबाई चौड़ाई में हम पढ़ेंगे, जस्ट ऐसे इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, इसके साथ और भी पॉइंट रहेगा, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा 2 मार्क्स के लिए। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के डिफरेंस हमने लंबा चौड़ा डिस्कस किए हैं बाद में। यहाँ पे बोला है प्लानिंग एंड इज डिसाइडिंग टू एडवांस व्हाट टू डू, व्हेयर एज कंट्रोल इंश्योर दैट द प्लान इज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। एक ही पॉइंट है, अगर 2 मार्क्स दिया 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा, बाद में हमने डिस्कस किए, आप देखिएगा उसमें से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है भाई? राइट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का 1 ऑब्जेक्टिव लिखना है, बाद में हमने 2 3 4 10 कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का मीन्स इवेल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय एम्प्लॉयज एंड कंपेयरिंग इट विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। पहले से जो स्टैंडर्ड डिटरमाइन करके रखे थे उसके साथ एक्चुअल जो काम हमने किए उसके साथ कंपेयर करना। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया? चलिए अब हम 3 एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए डिस्कस करेंगे, जो कि 2 मार्क्स में भी, इसी से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग एंड कंट्रोल के आपस में क्या रिलेशन है, ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ठीक है। और कंट्रोल का क्या काम है? कंट्रोल मीन्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी। ठीक है, जो प्लान करके रखे थे उसी स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअली मैच करके काम हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए कुछ एक्शन लेना है, वो लेने का काम है कंट्रोलिंग का। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। नाउ अब रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल का क्या रिलेशन है, आपस में क्या संपर्क है भाई? दोनों क्या दोस्त है, दुश्मन है, क्या है? पहले देखते हैं। 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही कॉइन का 2 साइड है, ऐसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोज रिलेटेड एंड कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। एक छोड़ के दूसरा नहीं रह सकते, है ना? ये एक छोड़ के दूसरे का कोई काम नहीं बनेगा, तो इसलिए दोनों एक कॉइन का दोनों तरफ है, इसी में भी रहना पड़ेगा इसको और दूसरे साइड में इसको रहना पड़ेगा, तभी जगह काम बनेगा। चलिए आगे बढ़े। प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल इज पॉसिबल ओनली व्हेन स्टैंडर्ड्स आर सेट। स्टैंडर्ड अगर सेट नहीं करेंगे, प्लान के द्वारा स्टैंडर्ड नहीं सेट करेंगे, तो भाई कंट्रोल कहाँ से करेंगे? किस हिसाब से हम परफॉर्मेंस को अप्राइजल करेंगे, किस तरह से हम कंपेयर करेंगे? तो इसलिए प्लानिंग है, बेसिस है कंट्रोल का। फिर कंट्रोल्स इंश्योर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, जो हमने प्लान किए हैं वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, वो इंश्योर करता है कौन? कंट्रोलिंग। नाउ बोथ आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग भी आपको करते चलना है पूरा जिंदगी भर, लाइफ भर ऑर्गेनाइजेशन का, साथ साथ में कंट्रोल का भी काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों बोथ अपना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। नेक्स्ट है कंट्रोल इम्प्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग। भविष्य में प्लान करने के लिए कंट्रोल क्या करता है? उसका इम्प्रूवमेंट लाते हैं, क्योंकि फीडबैक फ्रॉम कंट्रोल हेल्प्स मेकिंग बेटर प्लान्स इन फ्यूचर। ठीक है, क्लियर है? तो आप समझ में आया कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग कैसे आपस में एकदम खास दोस्त है। ये दोस्ती अगर टूट जाए तो काम नहीं बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये दोस्ती को हर समय बरकरार रहना पड़ेगा, हर समय रहना पड़ेगा दोस्ती, तो तभी जाके काम होगा। दोनों दोस्त अपना दोस्ती निभाएंगे तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। ठीक है भाई? तो फिर और एक क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? डिस्कस द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेप्स जो है ना आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, आगे पीछे कर देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया आपको? पहले control is an important functions of management which ensures that the actual performance is in conformly with planned standards। ठीक है,
इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस, सिंपल। ये है कंट्रोल। तो आप कंट्रोल का जो स्टेप्स है, देखिए क्या स्टेप्स है। फर्स्ट क्या काम करना पड़ेगा? फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस आर पहले फिक्स करना पड़ेगा, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करना पड़ता है। नेक्स्ट काम क्या होगा? अब नेक्स्ट काम है भाई मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअली क्या परफॉर्मेंस दिए गए हैं उसको मेजर करना है। नेक्स्ट काम क्या होगा? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड दिया हो उसके हिसाब से एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुआ है उसका कंपेयर करेंगे, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। फिर देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है भाई? कॉजेज ऑफ वेरिएशन, अगर कोई वेरिएशन आता है एक्चुअल में एंड स्टैंडर्ड में, कोई डिफरेंस आता है, कोई अंतर आता है, तो क्यों आए हैं, उसका कारण क्या है, वो ढूंढ के निकालना है। जब कारण आप ढूंढ के निकालेंगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो इसको सुधारने के लिए, जो डेविएशन का कारण है उसको सुधारने के लिए करेक्टिव मेजर्स आपको लेना पड़ेगा। ये जो डेविएशन आए हैं उसको रिमूव करने के लिए, फ्यूचर परफॉर्मेंस जैसे इंप्रूव हो जाए उसको देखने के लिए आपको मेजर कर, मतलब आपको करेक्टिव मेजर्स लेना पड़ेगा। ये है स्टेप्स, 5 स्टेप से आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ेगा। अगर आप आगे पीछे कर देंगे मार्क्स भी आपका आगे पीछे हो जाएगा, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, क्लियर? नेक्स्ट हमारा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। अब कंट्रोल का इंपॉर्टेंस क्या है? कंट्रोलिंग अभी आपने बताया है, हमने डिस्कस की है, कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि कंट्रोलिंग इज एन एसेंशियल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट व्हिच एंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लान। तो इसका मतलब है इसको चाहिए ही चाहिए भाई। इट प्लेज अ वाइटल रोल, है ना, एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। तो फिर आप देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, फिर इसका देखते हैं इंपॉर्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अभी जो बताया हमने, कंट्रोलिंग हेल्प्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय एंश्योरिंग दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस विद प्लान स्टैंडर्ड्स। और क्या है भाई? improves efficiency by identifying deviation and correcting them. Control increases efficiency of employees. ठीक है, और क्या करता है? Reduce wastage. Control minimize wastage of resources by proper monitoring and supervisions. Next क्या है भाई? Facilitates coordination. Control ensures that all department work कोऑर्डिनेटेड मैनर। और क्या हेल्प करता है? बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग, है ना। तो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम कंट्रोल हेल्प्स टू मेकिंग बेटर प्लान्स फॉर द फ्यूचर, है कि नहीं। নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে পরিকল্পনাকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে। আর কি আছে নেক্সট? এনশিওরস ডিসিপ্লিন। कंट्रोल मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन? कंट्रोल मीन्स नियंत्रण प्रतिष्ठाने श्रृंखला बजाय राखे। ठीक है, क्लियर? चलो आगे जावा जाक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए गुड कंट्रोल सिस्टम। गुड कंट्रोलिंग सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए गुड कंट्रोलिंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम्स एंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट efficiently according to plans. ठीक है, it helps management in achieving desired efficiency. क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़े। सो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है गुड कंट्रोल सिस्टम का? ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वही बात घुमा फिरा के आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करवाए। नेक्स्ट क्या है? डिटेक्टिंग डेविएशन, कोई डेविएशन एक्चुअल के साथ स्टैंडर्ड का डेविएशन आता है उसको जरूर डिटेक्ट करे, ढूंढ के लाए। और क्या कर सकते हैं? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, जब डेविएशन आएगा उसके लिए प्रॉपर एक्शन ले पाएगा। और क्या है? एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स दिया गया है काम करने के लिए उस रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाए, मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर पाए। इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव लाए, उसके अंदर इम्प्रूव लाए प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम के द्वारा। और प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए
जो नेसेसरी फीडबैक चाहिए, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करे। ठीक है, क्लियर। तो यही देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, एक्चुअली ये फीचर्स है और वो भी आपको बोला है कि वही सेम लगभग सेम है, ऑब्जेक्टिव से फीचर्स लगभग सेम है। देखते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा इसमें, लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है आपका एग्जाम में। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये गुड कंट्रोल सिस्टम्स क्या करते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एश्योर करता है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स, इसका फीचर्स क्या होता है, फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लिसिटी, ए गुड कंट्रोल सिस्टम शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, किसी को समझने में कोई दिक्कत ना आए, है ना। একটা ভালো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহজ ও বোধগম্য হওয়া উচিত, সহজেই সহজে যাতে বুঝতে পারে এমপ্লয়িজরা। ফ্লেক্সিবিলিটি, इट शुड बी फ्लेक्सिबल टू एडजस्ट विथ चेंजेस इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यू चेंज होता है, उसके साथ ये एडजस्ट हो पाए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी, है ना, द कंट्रोल सिस्टम शुड प्रोवाइड एक्यूरेट एंड लायबल इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दे वो लायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। टाइमलीनेस, इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल इन टाइम एंड राइट टेकन करेक्टिव एक्शन भी लें उसमें। ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम शुड नॉट बी एक्सीड्स द बेनिफिट्स, है ना। और क्या है भाई, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, गुड कंट्रोल सिस्टम शुड हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्यूचर डेविएशन, है ना, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। और क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लियर, स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स शुड बी क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना, क्लियर रहेगा, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 2, 3 या 4 मार्क्स 5 मार्क्स में भी आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट एंड हाउ टू डू। ठीक है, प्लानिंग ये डिसाइड करता है कि क्या करना है और कैसे करना है, और ये क्या करते हैं, कंपेयरिंग एक्चुअल वर्क विद स्टैंडर्ड्स एंड करेक्टिव एक्शन लेते हैं, डेविएशन क्यों आया है वो देखते हैं। नेचर क्या है, ये प्राइमरी एंड फॉरवर्ड लुकिंग होता है, करेक्टिव एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होता है ये। ठीक है, ठीक है भाई। ये टाइम क्या होता है, डन बिफोर वर्क, काम करने से पहले करते हैं, और ये आफ्टर द परफॉर्मेंस, काम होने के बाद कंट्रोल होता है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, टू सेट गोल्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू एंश्योर वर्क एज पर द प्लान। रिलेशनशिप क्या है, बेसिस ऑफ कंट्रोल, और ये इंश्योर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और ये इसको बेस देते हैं कि कैसे तुम कंट्रोल करोगे। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसी के अंदर से ही आपको क्वेश्चनिंग 3 चैप्टर से आपको मिल जाएगा। बाकी जो 3 चैप्टर रह गए हैं, टाइम बिल्कुल सच में नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कल सुबह तक हम इसको करके आपको कल सुबह तक वीडियो दे दे आपको। दूसरा ये वीडियो आपको अभी तो आपको मिल ही रहा है, तो दूसरा जो 3 चैप्टर रह गया हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपको दिया जाए। ठीक है भाई, तब तक आप लोग ये वीडियो देख के क्लियर कर लीजिए, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों को तुरंत आपको ये फॉरवर्ड कर देना है कि उनको भी ये इसका मतलब हेल्प मिले। तो इसलिए आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, जरूर अच्छा रिजल्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।